नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान जारी। पहले मांझी ने अपनी मांग रखी, अब चिराग पासवान भी मैदान में कूद पड़े हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल एनडीए गठबंधन के भविष्य पर उठ रहे हैं। उधर पहले से ही चाचा और भतीजे में हाजीपुर सीट को लेकर खींचतान जारी है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है? एक के बाद एक मांग सामने आ रही है। नीतीश कुमार की तो टेंशन बढ़ गई होगी। जी सबा, नीतीश कुमार की नहीं, बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। कारण अगर एनडीए में कुछ भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मतलब नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ेगी। उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। देखिए, 2019 और 2024 में काफी मतलब अंतर है। 2019 की अगर बात करें तो उस समय जो सहयोगी पार्टी थी वो केवल नीतीश कुमार थे। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार के साथ साथ उस समय एलजेपी भी थी साथ में। लेकिन इस बार नीतीश कुमार हैं, एलजेपी है। एलजेपी जो है वो दो धारा में बढ़ चुका है। तीसरी जो सहयोगी पार्टी है वो जीतन राम मांझी है। चौथी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा है। तो निश्चित रूप से जो पहले टिकट का बंटवारा हुआ था वो शायद इस बार ना हो। सबको सबकी जो सीटें हैं वो कुछ ना कुछ कम होगी। तो उसी में एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान भी चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा सीटें तभी मिलेगी जब आप एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है, आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करेंगे। इसके पहले आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है चिराग पासवान के तरफ से 6 सीटों की डिमांड की जाती है। लेकिन उन्हें पता है, चिराग पासवान को भी पता है कि उनको इस बार जो है वो 6 सीटें नहीं मिलेगी। मैं नीतीश कुमार के आने की पहले की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के आने के पहले भी चिराग पासवान जो थे वो 6 सीटों की डिमांड कर रहे थे। तो उनको भी पता था कि 6 सीट उन्हें नहीं मिलेगी। कारण उनकी पार्टी जो है वह दो भागों में बढ़ चुकी है। पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री भी है, मौजूदा हाजीपुर से वो सांसद भी है, तो टिकट उनको भी मिलेगी। उनके साथ जो सांसद हैं वो चाहे सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हो, टिकट उनको भी मिलनी है। तो निश्चित रूप से डिमांड करना, दावा करना एक अलग बात होती है, लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी ये मुझे लगता है कि इसके लिए 15-20 दिनों का इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि जरूर नीतीश कुमार के आने के पहले जो है वो समीकरण कुछ और था। उस वक्त जो समीकरण बीजेपी ने तय कर रखा था, जो मेरी जानकारी है, उसमें बीजेपी ने तय कर रखा था कि 30 सीटों पर, कम से कम 30 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें जो है वो दोनों को देगी, मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस, यानी 3-3 सीटें दोनों को मिल सकती थी। उसके बाद जो 4 सीटें बचती उसमें उपेंद्र कुशवाहा के हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिलती, जीतन राम मांझी को 2 सीटें मिलती। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अब चाहेंगे कि 2019 में जैसे सीटों का बंटवारा हुआ था वो 2024 में भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, दो सहयोगी पार्टी बढ़ गई है तो मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टियों को 1-2 सीट का जो है वो कुर्बानी देना पड़ेगा, ताकि सभी जो दल हैं उनको एडजस्ट किया जाए और उस सब के बीच एक आम सहमति बनाई जाए। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, 11 सीट पर वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दल से प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन बीजेपी तय करेगी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी। सब बात बिल्कुल। तो राकेश पोद्दार जी से सवाल ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, सब अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, क्या करेगी अब बीजेपी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोकसभा पे 40 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ 40 सीट जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी के गोद में डालेंगे और फिर से 400 के पार माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता करेगी। रही सीटों की बंटवारे की बात, तो हम लोग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग पूरे मुश्किल से बैठेंगे और बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे और माननीय चिराग पासवान जी और नहीं पशुपति कुमार राकेश पारस जी, सौरभ जी, जी मैं आपकी बात मानता हूँ, बड़े भाई हैं, आप सुन लीजिए। और 40 के 40 सीट पर हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे और मिल बांट के, चिराग जी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, पशुपति कुमार पारस जी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, और अगर हो सके तो राज्यसभा भी भेजा जाएगा पारस जी को। ऐसी बात नहीं, हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। इसकी चिंता किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। राकेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी थोड़ी देर पहले। राकेश जी एक मिनट, चंदन जी एक मिनट। राकेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हो सकता है पशुपति पारस को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। राकेश जी, तो क्या ये माना जाए कि इस बार पशुपति पारस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हो सकता है पशुपति पारस। नहीं सर, जो आपने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा पशुपति पारस। देखिए, एनडीए गठबंधन का है, गठबंधन का मामला है। किसको राज्यसभा भेजा जाएगा, किसको लोकसभा भेजा जाएगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एनडीए घटक दल का है। अब किस व्यक्ति राज्यसभा जा सकते हैं, किस व्यक्ति को लोकसभा जाना है, ये सब निर्णय तय हो जाएगा। इसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारे अभिभावक है पशुपति, सुन लीजिए, पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और गठबंधन में जो है कैबिनेट मंत्री हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप चिराग पासवान के बारे में भी बोल सकते थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। पशुपति पारस का नाम क्यों लिया आपने? नहीं, पारस जी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे गार्जियन है, बहुत सीनियर नेता है, मैं उनके नेतृत्व में मैं भी काम किया हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा भी किसी को भेजा जा सकता है, किसी को लोकसभा भी भेजा सकता है, किसी को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के साथ अंतिम पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, उनको भी हम लोगों को लेकर आगे बढ़ना है। सभी जातियों को, सभी समुदाय को लेकर आगे बढ़ना है। और पारस जी की बात है, पारस जी गार्जियन है हमारे, उनकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। ना चिराग पासवान की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए, ना जीतन राम मांझी की चिंता करें। चलिए चंदन जी, फैसला हो गया, बीजेपी ने फैसला कर लिया। अब पशुपति पारस जो हैं वो राज्यसभा भेजे जाएंगे, आपने खुद सुना। सौरभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी डिबेट में कोई भी नेता के लिए यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि वो लोकसभा जाएंगे कि राज्यसभा जाएंगे। उदार जी हमारे साथी हैं, उनसे बाय मिस्टेक इस तरीके का निकल गया, ये उनका टंग मिस्टेक है, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में जब वापस लेंगे अपनी बातों को राकेश जी? हाँ, मैं अपनी बातों को वापस ले रहा हूँ। मेरा कहना है कि एनडीए में चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, अब वो हमारे साथ है। अब 2 सीटों की बात होगी तो 1 सीट में कहीं राज्यसभा भी कोई जा सकते हैं, कोई लोकसभा भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब घटक दल में रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट किया जाता है। तो लोकसभा जाना या राज्यसभा जाना, चाहे पारस जी चले जाए, चिराग जी चले जाए, जो उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाए, जीतन राम मांझी चले जाए, सभी है। कोई राज्यसभा भी जाने लायक भी है, कोई लोकसभा भी जा सकते हैं। चलिए, समझ गया। चंदन जी, ये चिराग पासवान जो 11 सीट का दावा कर रहे हैं, पहले 6 सीट का दावा कर रहे थे, अब नीतीश कुमार के आने के बाद उनका दावा जो है वो 5 सीटों पर और ज्यादा अधिक हो गया। देखिए, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ब्लैकमेल की राजनीति है। चिराग पासवान जी का पूर्व का जो स्टेटमेंट है मीडिया में कि मैं गठबंधन के बाहर कोई भी बात नहीं करूंगा, गठबंधन के अंदर बात करूंगा, और लगातार हाजीपुर पर दावा करते रहे। हमारे नेता बराबर कहते हैं कि चिराग पासवान को हम एनडीए का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। इस दावे में तथ्य के साथ मैं आपको बता रहा हूं, सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आकलन स्वयं कीजिएगा कि देश में वर्तमान 5 राज्यों के चुनाव हुए। अगर चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा रहते तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाके चुनाव नहीं लड़ते, और उसी जगह पर जहां की भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व में थे, चिराग पासवान को माननीय प्रधानमंत्री जी पुत्रवत सम्मान दिए। अभी आपने देखा कि नए शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी अपने साथ
चार्टर फ्लाइट में लाए, प्लेन में लाए, और शपथ ग्रहण के बाद ही चिराग पासवान जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह दिया कि मैं नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। जिस मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी हो, जिस मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं शपथ ग्रहण में आए हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी समर्थन में खड़ा हो, उस नेतृत्व को ललकारना एनडीए में बगावत करने जैसा है। और चिराग पासवान लगातार इस तरह का कृत्य करते आए हैं। अब 11 इनके प्रभारी नहीं है, 11 प्रत्याशी है, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं वह सब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहीं ना कहीं इसमें हवा भरने का काम किया है, और उन्हीं के इशारे पर चिराग पासवान ने यह डिसीजन लिया है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने, चूंकि परिवार के मुखिया है और स्वाभाविक है, हर पिता चाहता है कि पुत्र को अच्छा विभाग मिले, राजनीति में वो आगे बढ़े, ऊपर चढ़े। उन्होंने एक बयान दिया था जिसका समर्थन गठबंधन के किसी नेता ने नहीं किया, ना आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस पर बोले, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बोले, लेकिन चिराग पासवान जी एयरपोर्ट पे उतरते के साथ अब उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पूरे मीडिया में घुमाने लगे। इससे सीधा समझा जा सकता है कि गठबंधन में अनबन कराने की स्थिति चिराग पासवान बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रभोग करना है। 11 प्रत्याशियों का, प्रभारियों का सूची जारी करना या ललकारना है एनडीए को, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए अरुण जी, बात लालू प्रसाद यादव पर आ गई कि चिराग पासवान जो बगावत के मूड में है, तो हवा भरने का काम जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, अब इन चंदन जी क्या बोलेंगे? बोलने के लिए तो कुछ चाहिए ही, और बोलने के लिए एक ही ऑप्शन था जो कि चंदन जी रखे। और जहां तक एनडीए, अच्छा, नेशनल मीडिया में तेजस्वी और चिराग की का जो है बात का तो खबर मीडिया में ही ना फैला, आप उस पर क्या कहते हैं? बात हुई है कि नहीं? चंदन जी, अब तो सारी बात, सारा खेला हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही दिन नीतीश जी ने जिस समय वोट किया, उसकी प्रथम प्रतिक्रिया में उनका बयान आ गया कि खेला अब होना तय है, खेला शुरू है। तो खेला तो अब सबके सामने है, हम लोग तो मूक दर्शक बने हुए हैं। हम लोगों को वहां नहीं जाना कि आपके आंगने में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। लेकिन अब राकेश जी ही दिल की बात जुबान पे आ गई, संभालते संभालते जब सौरभ जी पकड़े तो ये संभालते संभालते बोल करके बात रखी। तो सारा आप दोनों, पारस जी और चिराग जी का तो लड़ाई पहले से ही जग जाहिर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी मजा ले रही है, और मांझी जी सरकार में आने के बाद असहज महसूस कर रहे हैं। अब लगातार जदयू भाजपा भी असहज महसूस कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम कुर्सी पर बैठने के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो सारा खेल वही है, हम लोगों को उस खेल से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन अरुण जी जिस खेला की आप बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए ना कि कैसे खेला होगा। 115 में 115 और 128 कैसे करेंगे खेला? आप बहुमत तो उनके साथ है। चिराग, आप जीतन राम मांझी को तोड़ने की बहुत कोशिश आपने की, सफल तो हुए नहीं। सौरभ जी, आप अब अलग दिशा में ले जाइए हमारे नेता का बयानों को, अलग बात है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता का संदर्भ दूसरा था, और हम लोग भी कहते हैं, और खेला तो महान जनता करेगी। आपस में तो ये लोग भिड़े हुए ही हैं, स्वतः स्फूर्त सरकार जानी है, ये तय है। सब चीज वहां ठीक नहीं है, वो तो आप लोग तो आपके चंदन जी के बयानों से पता चल रहा है, राकेश जी के बयानों से पता चल रहा है, उपेंद्र जी के बयानों से पता चल रहा है, मांझी जी के बयानों से पता चल रहा है। अरुण जी, आपके नेता जो हैं वो चिराग पासवान के संपर्क में हैं, दोनों से लगातार बातचीत हो रही है, दोनों के बीच?
इस तरह का तो हम लोग को आधिकारिक कहीं कोई खबर नहीं है। और वो तो एनडीए के मजबूत राम के हनुमान हैं, तो हनुमान से सवाल संपर्क का कहाँ उठता। वो तो कितने प्रिय हैं, उन्होंने तो खुद अपने झोपड़ी में आग लगाया ही। उन्होंने तो जाहिर है उनकी लड़ाई और नीतीश कुमार जी की प्रेम और मोदी जी का प्रेम कितना है उनसे। अभी चंदन जी भी बोले एनडीए में रहते हुए भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव भी लड़ने का काम किया। तो एनडीए में किस तरह का गठबंधन है तो अब ये लोग ही तय करें। लेकिन चंदन जी ये भी तो आरोप लगा रहे हैं, अरुण जी, चंदन जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव वही हवा भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग हवा भरने की राजनीति नहीं करते। हवा भरने की तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और लगातार चिराग जी और पारस जी को लड़ाने का काम कर रही है। अब समझ भी रहे हैं, समझ के ना समझ हो रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं या आप लोग क्या कर सकते हैं। आज नई लड़ाई है क्या? हाजीपुर के सीट को लेकर कई तरह के घोषणा चिराग जी कर चुके हैं, पारस जी दावा ठोक चुके हैं और उनकी लड़ाई तो सड़क पे है। लेकिन इस संदर्भ में तो सबसे ज्यादा हवा भरने का अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, उनके घटक दल। राकेश जी ने ही खुद अभी कहा चिराग जी को, पारस जी को देख लेंगे भाई, उनको तो राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब अंदर खाने की बात आप समझ ही रहे हैं। नहीं, वो वापस उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। अरुण जी नहीं अरुण जी और चंदन जी पकड़ लिए तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। नहीं अरुण चलिए अरुण जी ठीक है। अरुण जी राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ उसके बीच 11 सीटों पर दावा करना, अपने प्रभारी को नियुक्त करना, कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है ये सब, या एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कि हमें इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए? सौरभ जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बातचीत है। इसलिए 2-3 संदर्भों को समझना पड़ेगा। जैसे हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने 8 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया और 8 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम 8 सीटों पर ही लड़ेंगे। उसी तरह से बीजेपी भी 40 सीटों का प्रभारी नियुक्त किया है और बीजेपी 40 सीट पर तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि गठबंधन पॉलिटिक्स में बीजेपी अपनी सीटों पर जो 40 सीटें हैं उस पे वो सभी पर कैंडिडेट उतारेंगे। इसी तरह से लोजपा ने भी 11 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू की है। अभी गठबंधन दल का जब सभी प्रमुख लोग बैठेंगे, फेज वाइज बैठे या एक साथ बैठे, सभी लोग अपनी अपनी सीटों की चर्चा करेंगे और वहां पर आकलन होगा कि कौन कहां बेहतर लड़ सकता है, कहां किसको लड़ाने से बेहतरी मिलेगी। मुझे लगता है कि इन खबरों को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। जहां तक बात अभी हाजीपुर की है या किसी और भी सीट की है कि हमारे जैसे हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर, जैसे वाल्मीकि नगर हमने कहा है अभी जदयू जीता हुआ है, उसी तरह से सीतामढ़ी हमारी लिस्ट में है लेकिन जदयू जीता हुआ है, काराकट हमारी लिस्ट में है लेकिन जदयू जीता हुआ है। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि हम उन सभी सीटों पर लड़ेंगे और जदयू नहीं लड़ेगी, या जिन सीटों पर लोजपा ने तैयारी शुरू कर दी है और वो जदयू जीता हुआ है या वो बीजेपी जीती हुई है, तो क्या वो सभी सीटें लोजपा लड़ेगी? ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए एक वो बनाया जा रहा है कि आपस में बहुत विवाद है, सब कुछ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बातचीत यहाँ पर हो रही थी, अभी आरजेडी के लोगों ने भी कहा कि भाई खेला होने वाला है, तो क्या खेला होने वाला है? संख्या बहुत क्लियर है, बीजेपी के पास 78 है, जदयू के पास 45 है। अगर मांझी जी नहीं भी हैं तब भी वो सीटें तो बची हुई है। मांझी जी तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन का हिस्सा हैं। संतोष जी ने कल भी बयान में कहा, कल उन्होंने जब विभाग का जिम्मा लिया उस समय भी उन्होंने ये बात कही कि हमारे पिताजी हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम एनडीए के साथ हैं, हमारे साथ कुल 128 लोग हैं। लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये है कि जब ये चीजें क्लियर हैं कि 128 विधायक का समर्थन है एनडीए को और ये कह रहे हैं कि खेला जनता के बीच होना है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का इस्तीफा भी जनता के बीच होना है? क्या उनको नैतिकता के आधार पर, जब डिप्टी सीएम जब वो हट चुके हैं उनकी पार्टी के, क्या उनके नेता अवध बिहारी चौधरी को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? तो
तो नैतिकता का राहुल जी तकाजा राहुल तो जी आरजेडी के राहुल पास जी होते ही नहीं है। राहुल जी मुझे याद है 2022 अगस्त विजय सिन्हा ने इस्तीफा नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, बता दीजिए कारण आप। देखिए, जिन लोगों ने भी इस्तीफा नहीं दिया, जिन परिस्थितियों में नहीं दिया, अगर मैंडेट उनके पास संख्या नहीं है तो निश्चित तौर पर सदन का तो सम्मान संख्या करना कहाँ चाहिए। थी, कहाँ थी संख्या? बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई थी, विजय सिन्हा को इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था उस समय? तो बीजेपी जो करे वो ठीक, नहीं अगर नहीं, वही काम आरजेडी कर रही है तो वो गलत कर रही है। देखिए वहां पे एक बात और भी वहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने नहीं दिया उसमें एक बात बहुत स्पष्ट था कि वो एनडीए की सरकार को मैंडेट मिला था, बीजेपी को और जदयू को और जो भी उनके साथ हम और जो दूसरी पार्टी थी उनके साथ वो गठबंधन दल की सरकार थी। जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने एक बहुमत अनैतिक से कदम उठाते हुए महागठबंधन में जाने का फैसला किया और बाद में फिर 1.5 साल के बाद उनको भी ये रिग्रेट हुआ, तो जब विजय सिन्हा जी ने जब अपनी बातों के अडिग रहने का फैसला किया तब वो जनता के हिसाब से था। लेकिन अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी थी वो जनता का मैंडेट नहीं था, जनता के मैंडेट के अगेंस्ट जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया, राहुल जी वापिस अभी जो 1.5 साल के बाद सरकार उन्होंने बनी, पलटने का अभी काम जो सरकार बनी थी वो बहुमत के साथ बनी थी। नीतीश कुमार ने खुद फैसला लिया था कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, अचानक सब कुछ नहीं हो गया था। उसके निश्चित बाद तौर जब मैं ये विजय बात सिन्हा मैं को ये पता था कि बहुमत हमारे साथ नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। हाँ जब बिल्कुल, उस विधानसभा वक्त का सत्र शुरू हुआ तब वो अपना भाषण देकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने उन्होंने किसी भी वोटिंग का फेस नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आज तो बहुत स्पष्ट है, जब आरजेडी कह रही है कि हम जनता के बीच खेला करेंगे तो फिर उनको अपना भाषण देने की भी जरूरत क्या है? सीधा सा सवाल है कि या तो जनता के बीच खेला का उम्मीद करिए आप, या फिर आप जो मैंडेट मिला है बिहार सरकार के समर्थन में जो मैंडेट है उसका आप सम्मान करिए। आप दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम मांझी जी को मुख्यमंत्री पेश करेंगे, दूसरी तरफ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त में नहीं लगे हुए हैं लेकिन हम जनता के बीच खेला करेंगे, जनता खेला करेगी। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। बात यहां पर बहुत स्पष्ट है कि मैंडेट 128 की है एनडीए के पास और जो खेला करने का प्रयास कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी ने तो ठीक ही कहा कि उनको खिलौना पकड़ा देंगे हम लोग, और जो परिस्थिति है, जो स्थिति है उसमें आरजेडी के प्रवक्ता कर रहे हैं राहुल जी चिंता मत करिए, खिलौना पकड़ने वाले आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको जनता खेला करके बता देगी कि आपके हाथ में क्या बचा है। ठीक है ठीक है ठीक है राहुल जी, अरुण जी ठीक है ठीक है राहुल जी, बहुत राहुल जी ठीक है राहुल जी, ठीक है ठीक है ठीक है राहुल जी। अरुण जी, बीजेपी पूरी तैयारी कर ली है कि अगर आप खेला खेलेंगे तो आपके हाथों में खिलौना दे दिया जाएगा। तो सबको खिलौना जनता देने वाली है। आगामी चुनाव तो अब कहाँ ज्यादा दिन है और पता है सुख की खिलौना मिल जाएगा इन लोगों को। तो देखिए, तो जनता देख रही है ना आपस में जिस तरीके से ये लोग आपस में घिरे हुए भी हैं। एनडीए में तो ऑल इज वेल कुछ नहीं है, सारा खेल सड़कों पे लड़ाई है। जिस दिन से बिहार में नीतीश जी पलटी मार के एनडीए के साथ गए हैं, शपथ ग्रहण के बाद से ही सारा चीज स्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या सौरभ भाई, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक एक चीज पर पैनी निगाह रहती है। लेकिन अरुण जी बात तो सही है ना, अरुण जी बात सही है, बात सही है। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है और सरकार के पास बहुमत भी है, तो स्पीकर को तो चाहिए इस्तीफा आप दे देना चाहिए। परेशानी क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भी उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं तो ठीक है, फ्लोर पे वो अपना साबित कर लेना, बहुमत के बल पे उनके पास तो बहुमत है ही, डरने की क्या बात। इतना बेचैन क्यों है? 3-3 बार जो विधानमंडल सत्र का तिथि को बढ़ाने का क्या मतलब है? विभाग के बंटवारे में इतना विलंब क्यों? तो उनके पास तो है ही बहुमत, हम कहाँ हैं? आशंका है क्या अरुण जी, आशंका है क्या कि फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होगी नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार? देखिए, ऐसी कोई आकांक्षा? हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, हमारे आदरणीय नेता को कोई मतलब नहीं। हम जल सरोकार की राजनीति करते हैं, जनता के बीच जाके हम राजनीति करेंगे, मुद्दों की राजनीति करते हैं।
लेकिन इन लोगों में जिस तरह का होड़ मचा हुआ है मलाईदार विभाग को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार में इतना विलंब हो रहा है, मंत्री पद को लेकर जदयू बीजेपी आपस में भिड़ी हुई है। हम अलग तरह तरह का बात, हम जीतन मांझी जी तो लगातार प्रेस के सामने बोल रहे हैं, खुले मंच पे बोल रहे हैं, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पर जो मिलना चाहिए सम्मानजनक उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसमें लेकिन साथ तो वो बीजेपी के ही है ना, आरोप जो भी लगा रहे हैं, तो भी इससे हमको कोई मतलब नहीं। जो भी कुछ बोल रहे मतलब हैं अरुण जी, आपको लग रहा है कि उस दिन कुछ होगा, मतलब 12 फरवरी को सौरभ कुछ जी, मैं होगा? एक लाइन कहना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी सोना के कंगन रखे हुए हैं। सौरभ जी, एक एक करके हम आपके पास भी आएंगे राहुल जी। सौरभ जी, जिस तरीके से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और बिहार के रोजगार मुखी सरकार का गला घोटने का काम किया है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार वासियों में आक्रोश व्याप्त है इन लोगों के खिलाफ। और इन आक्रोश को पूरी तरह एनडीए के तमाम एमएलए भांप लिए हैं। जाना तो उनको जनता के बीच है, फेस तो करना है जनता के बीच, तो इसको लेकर आपस में ही द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है, आपस में ही खींचा, यही बात है। अब क्या होगा 12 को, अब देख रहे मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि 17 एमएलए फरार हैं, 17 जदयू के एमएलए का मोबाइल बंद है। तो कहीं जदयू के एमएलए क्या बोल रहे हैं मीडिया में आके, आप ही लोग तो चला रहे हैं। मांझी जी तो वो आपके संपर्क में है ना, आप स्वीकार कीजिए ना, जो 17 गायब हैं जिनका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो आपके संपर्क में है। सौरभ जी, हम लोग मतलब ही नहीं रखते, लेकिन इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद जदयू को समाप्त करने में लगी हुई है और नीतीश जी जाके फंस गए हैं बुरी तरह, और उस जाल में भारतीय जनता पार्टी प्राण निकाल लेगी नीतीश जी का, जैसे निकाले उपेंद्र जी का प्राण, धारीवाल डिप्टी सीएम बन गए। आप देखिए चाचा का प्राण निकालने के लिए चलिए को लगाए। ठीक है अरुण जी, सौरभ जी, ठीक है अरुण जी। सबसे पहले तो अरुण जी ये कह रहे थे कि बिहार में जो है रोजगार उन्मुखी सरकार थी, तो अभी बीपीएससी टीआरई 3 आ चुका है, 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति उससे होनी है। मलाईदार पोस्ट को लेकर के ये बात कर रहे थे। अरुण जी की पार्टी के जो मुखिया थे तेजस्वी जी के पास 5 विभाग था, और पूरे सरकार जो आरजेडी के जितने विभाग मिले थे, आरजेडी के जितने भी मलाईदार पोस्ट कहिए इनकी नजर में, वो तमाम पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास था। इनकी पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति काम संसाधन का इस्तेमाल करके विभाग चलाने की क्षमता नहीं रखता है। सिर्फ तेजस्वी जी को ही इतनी क्षमता थी कि वो 5 मलाईदार विभाग संभाल सकते थे। तीसरी बात अरुण जी, आप कम से कम हेमंत सोरेन जी से, आपके गठबंधन दल के नेता, आपके गठबंधन बगल के राज्य में हैं, आप उनसे कम से कम इतना सीख लेते कि जब वो संकट में गए भ्रष्टाचार के मामले में, तब उन्होंने अपने परिवार में से किसी को आगे नहीं बढ़ा करके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को आगे बढ़ाया। बेहतर ये होता है कि जिस तरह से ईडी और सब चीज का सामना कर रहे हैं, तो आरजेडी का नेतृत्व किसी अच्छे व्यक्ति, बिना दाग वाले नेता को अगर आरजेडी का कमान देते और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात आने वाले दिनों में कहते, तो शायद लोगों का भरोसा भी आप पर ज्यादा बनता। लेकिन आप मांझी जी के बहाने सिर्फ आप एक कहिए कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास सत्ता थी तो सिर्फ मलाईदार पोस्ट चाहिए और बाद में किसी और के बीच में भ्रम फैलाने के लिए सिर्फ कहानी गढ़ना है। तो पड़ोसियों से भी सीखिए, अपने गठबंधन के नेताओं से भी सीखिए। ये राहुल जी, ये याद आज आया क्या? उपेंद्र जी को बताइएगा, ये चीज भूल गए थे क्या 2019 में? 2019 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हम लोगों ने की 2020 में, हम लोगों ने उसको सुधार लिया। इसमें कहां कोई संकट है? जनता के बीच आप डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, ये हम लोग को नहीं समझ में आई उस समय बात, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया कि जनता के बीच आप फेस नहीं बन सकते हैं। हमने उस गलती को स्वीकार किया। तो लीजिए अरुण जी, 2019 में हमने जो गलतियां की वो गलतियां आप नहीं दोहराने वाले हैं।
बिहार की जनता भी वो गलती नहीं दोहराने वाली है। और या आपको 78 सीटें किस रूप में आई है आपको भी पता है। आपको भी पता चलिए है। अरुण जी वो बता रहे हैं कि 2019 में गलती हुई थी, चलिए मान लेते हैं। राकेश जी, जब चीजें क्लियर है, नए पार्टनर आ गए हैं, नए साथी आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी है। अब तो बैठ के ये चीजें तय हो जाना चाहिए कि किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। तो अब बिल्कुल। परेशानी क्या है, अब देरी क्यों हो रही है? नहीं, आज बिहार के मुख्यमंत्री जी हमारे दिल्ली आए हैं, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ चीजों पे क्लियर हो जाएगा और हो चुका है, अंदर खाते सब क्लियर हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। और इन लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। महागठबंधन के लोग, हम लोग बिल्कुल बढ़िया से 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और सभी हमारे घटक दल के जितने भी लोग हैं सबका समर्थन, सबका साथ है हम लोगों के साथ। इनकी चिंता इन लोगों की नहीं करनी चाहिए। और रही दूसरी बात, हम लोग के साथ हमेशा विकास की बात होती है। हम लोग विकास की एजेंडे पे खड़े हैं, चाहे 1 सीट ज्यादा मिले, चाहे 2 सीट ज्यादा मिले या कम मिले। हम लोगों ने बिहार की विकास करना, देश का विकास करना, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी कार्ड के साथ सब लोग खड़े हैं। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, ये चिंता कर रहे थे कि खेला होगा, खिलौना तो इनको पकड़ा दिया और इनको जंगल राज वाले हमसे क्या सिखा रहे कि खेला होगा। भैया, जो जनता 13 करोड़ जनता आपको सिखाएगी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। और हाँ, जो व्यक्ति हमें क्या सिखाएगी, जो नौकरी के बदले में जमीन लेते थे, जो उसको क्या कहते हैं चारा घोटाला किया, वो हमें क्या सिखाएंगे। और चलिए राकेश जी, ये आज ये मुद्दा नहीं है। राकेश जी, ये मुद्दा नहीं है। राहुल जी ये बताइए, अरुण जी सभी बात, चलिए राकेश जी, ठीक है। राकेश जी ये मुद्दा नहीं है। राहुल जी तैयार हैं त्याग के लिए, बलिदान के लिए? कारण अगर साथी बढ़ा है तो सीटें तो कम होगी, उसके लिए तैयार है उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी? सौरभ जी, अभी तक मुझे लगता है कि ना तो बीजेपी ने, ना तो आरएलजेडी ने, ना पारस जी ने, ना चिराग जी ने ये कहा है कि हम लोगों को सीटें बता दी गई हैं, एक सीटें बता दी गई हैं। हमको जो सीटें बताई गई है हमने उसका खुलासा किया है। मुझे लगता है कि जो फिगर्स की चर्चा होती है कि 16-16 लड़ेंगे या कोई 2 लड़ेगा, कोई 1 लड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नंबर है। इस नंबर पे मुझे लगता है कि कयासबाजी करने से बेहतर है। नहीं उसी राहुल जी उसी नंबर, सौरभ जी, मैं वही राहुल जी अगर कुछ कयास हो रहा है ना तो सच्चाई उसमें होती है। उपेंद्र कुशवाहा 16 सीट पर नहीं लड़ेंगे, ऐसी कोई कयास नहीं है और कयास हो भी नहीं सकती है। इसीलिए अगर कयास होती है तो सच्चाई भी वही होती है। सौरभ जी, मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि जो हाइपोथेटिकल नंबर्स जो मीडिया के अंदर आ रहे हैं वो सब जोड़ करके 40 ही होना है, ये तय है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं तो इस समझ के साथ दर्ज कराए हैं कि हम सभी लोग मिल करके इन 40 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती हैं तो सभी सीटें अपनी तरफ से सभी लोग प्रयास करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। इसलिए अगर कोई भी दल अपनी तरफ से कोई बात अभी कह रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि 40 की जगह 50 सीट लड़ेंगे, सब लोग 40 ही लड़ेंगे और उसी में से लड़ेंगे। इसलिए कोई घटने या बढ़ने की अभी कोई बात नहीं। चलिए चंदन जी, आप भी त्याग करने के लिए तैयार हैं? कारण कि अभी से कुछ देर पहले उन बातों का जिक्र हम नहीं करेंगे, कारण वो रिपीट हो जाएगा। तो तैयार हैं कि अगर कम भी सीटें मिलेगी तो भी हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे? कारण साथी जो है और एक मजबूत साथी जो है उनकी घर वापसी हुई है। सौरभ जी, 2014 से ही हम लोग साथ में हैं। उस समय हमारी लोकसभा की 7 सीटें थी। 2019 में ये 6 हो गई, 1 राज्यसभा हो गया। और इस गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी आप पूर्व में भी देखे हैं कि लोकसभा के चुनाव में अपने 5 सीटिंग सीट पर भी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है जनता दल यूनाइटेड के साथ में। हमको पूर्ण यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में ये लोग हैं और हम लोग का पूर्ण अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करेंगे। और जो अभी तक देश की राजनीति में होता आया है, सीटिंग गेटिंग गो, वो फॉर्मूला अपनाएगी और हमको पूर्ण यकीन है कि हमको जो हमारी सीटें हैं वो हमको मिलेंगी। जी अरुण जी, नीतीश कुमार के जाने से एक तो फायदा आप लोगों को जरूर हुआ होगा या आपकी पार्टी को, सीटें तो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 2024 में।
पहले तो 16-16 की बात हो रही थी, अब तो आप चाहें तो 30 पर भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस को पिछली देखिए बार आपने 9 सीटें दी थी। देखिए सौरभ जी, पहले भी 40 सीट हमारी थी और आज भी 40 सीट हमारी है, एक एक सीट हमारी है। हमारे लिए 40 सीट का 40 सीट महत्वपूर्ण है, चाहे जो साथी लड़े, कांग्रेस लड़े, वामपंथी लड़े। तो इसलिए मेरे लिए पहले भी हमारे नेता कहते थे कि 40 सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जिस तरह का नहीं अरुण जी, सीटें तो 2019 में भी 40 महत्वपूर्ण थी, मिला कितना? एक। तो इस बार भी महत्वपूर्ण है। जीतना, आप कितनी सीटों पर दावा करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी सीटों पर आपकी जीत होती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका है सौरभ जी। ये तो जनता तय करेगी, और जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता जनता ने तय कर दिया है कि आप 0 पे आउट होइए। नहीं नहीं नहीं, 0 को वो तो आने वाला इंतजार बताएगा ना। चंदन जी चिंता मत करिए, 0 पर आप आउट होंगे कि हम होंगे, वो तो मैदान में जाने के बाद पता चलेगा। हड़बड़ाने की क्या बात है। 2019 के बारे में बोल रहे हैं अरुण जी, 2019 को लेकर ये बोल रहे हैं। ठीक, जनता का जो आदेश हुआ स्वीकार किया, इसमें कहा हम पीछे हटने वाले हैं। 20 में भी आपने देखा, अकेले दम पे महागठबंधन ने 20 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन किया। भले हमारी सरकार में 5-7 एमएलए और जीत जाते, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने शासनादेश के बल पर दर्जनों जीते हुए कैंडिडेट को नहीं हराता, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आज आप ही लोग के कहने पर ना चिराग पासवान जी खड़ा हो गए थे, जिससे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जीत गए राघोपुर से। जितना वोट चिराग जी काटे राघोपुर में, उतना ही वोट से ना हारे चंदन जी बीजेपी के प्रत्याशी। वो तो आप अपने जो आपके आका जो है, आप जिसको कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे 35 सीट का लाभ आपको हुआ जब चिराग पासवान 2020 में विधानसभा लड़े, आरजेडी 35 सीट जीती। अपने जो है गठबंधन के जो आपके शीर्षक हैं, उनके हनुमान वो हैं राम, अपने राम को न पूछिएगा। और अब तो जिसको गाली देते थे, कौन से आपके नेता बात कर रहे हैं चिराग जी से? आप कह रहे हैं हम बताएंगे। अब आपको ना बताना है, आपके तो बहुत वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं कि बात हो रही है। हमको भी पता है। चलिए चंदन जी, समय की कमी है। हमको भी पता है कि पारस जी भी कई कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में। अरुण जी, समय की कमी है। थोड़ा सा मुझे ये समझा दीजिए, या हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए, 2019 में 0 पर आउट हुए आप, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, तो ये क्या मसला है? क्या लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर है? क्या लोगों को ये लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में अगर हम तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को वोट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास चेहरा नहीं है? इसी के कारण आप लोगों को विधानसभा में फायदा होता है, लेकिन लोकसभा में आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है सौरभ जी। देखिए सौरभ जी, देश की जनता को और प्रदेश की जनता को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बरगलाने में सफल हो गई, और भोली भाली जनता भी भावनात्मक नारे और भावनात्मक मुद्दे में फंस गए। चाहे 15-15 लाख फंसेगी, इस बार नहीं फंसेगी। हम तो वहां से उस लड़ाई को हमारे नेता देश में पहली बार आप ही लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, कि आप ही लोग कहते हैं, सारे मीडिया के लोग कहते हैं कि पहली बार 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति पर बिहार में लाने का काम किया, जन सरोकार की राजनीति पर लाने का काम किया, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी के सवाल पर, और जनता ने भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो इसलिए अब बिहार में जन सरोकार की राजनीति चलेगी,
मुद्दे की राजनीति करेगी, चलेगी। और जिस तरीके से हमने 17 महीने में काम करके दिखाया है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो, आरक्षण का दायरा चलिए बढ़ाने की बात अरुण जी, हो, समय की कमी है, अरुण जी समय की कमी है, सबके पास जाना पड़ेगा। अरुण जी समय की कमी है, सबके पास। समझिए, ठीक है अरुण जी। चलिए राकेश पोद्दार जी, 40 में से कितनी सीटें 2019 में 39? अरुण जी समय की कमी है, माफ कीजिएगा। राकेश जी देखिए सौरभ जी, 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं, साथी हैं, कामयाब कब होंगे। तक हो जाएगा सीट शेयरिंग, सीट का बंटवारा कब तक हो जाएगा, क्या उम्मीद लगता है आपको? कारण लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। नहीं, अंदर खाते जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे किसी भी घटक दल के हैं, वो सभी आपस में बात विचार हो चुका है। उस समय का इंतजार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उजागर हो जाएगा कौन कहां से लड़ेंगे, वो समय का इंतजार कीजिए। और सौरभ जी दूसरी बात रही है, एक बात कर रहे थे हम लोग, मोदी जी की गारंटी जो हम लोगों ने काम किया, उस काम को लेके जनता के बीच में जाएंगे। चलिए राकेश जी लोगों ने काम किया। राहुल जी 2019 रिपीट होगा या 2024 में कुछ नया होगा? मतलब 2019 का मेरा मतलब है कि 39 सीट इस बार बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? देखिए सौरभ जी, 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और तमाम सर्वे ये आ रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में आए हैं तो एनडीए और ही परिपक्व और मजबूत हुआ है और बेहतर विकल्प के साथ बिहार को एक बेहतर दिशा देगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे घटक दलों को भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग बिहार से 40 की 40 सीटें देंगे और तीसरी बार बिहार देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। चलिए चंदन जी, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीतेंगे या फिर जमुई से जीतेंगे? देखिए हाजीपुर पर तो कोई प्रश्न नहीं है सौरभ जी, इसलिए कि हाजीपुर से सांसद हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीतेंगे या हारेंगे? जमुई से जीतेंगे या हारेंगे? इस गठबंधन में सभी सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के चेहरा पर जनता वोट दे रही है और देगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार 400 पार का लक्ष्य है सौरभ जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि एनडीए गठबंधन से जिसके पास भी सिंबल रहेगा वो सदन पहुंचेगा। यही नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर जमुई में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर लोग दे देंगे वोट। कैंडिडेट ने अगर कुछ नहीं भी किया है तो भी जनता प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट कर देगी, ये आपको लगता है? ये जमुई में जीता जागता उदाहरण आप देखिएगा। चिराग पासवान ने वहां कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी पर वोट पड़ेगा। चलिए, तो सभा देखा आपने, चंदन सिंह जो हैं वो उनका एक अजीबोगरीब बयान मैं कह सकता हूं कि चिराग पासवान ने पूरे 5 सालों तक जमुई में कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा इतना बड़ा और मजबूत है कि केवल चेहरे पर वो चुनाव जीतेंगे। तो निश्चित रूप से मैं अंतिम में आपको यही कहूंगा कि दावा एक अलग बात होती है, राजनीति में मांग एक अलग बात होती है, लेकिन ये देखना होगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएगी। और निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो दल है, सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी है और बीजेपी ही तय करेगी कि किसके खाते में कितनी सीटें आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर उठापटक जारी है, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मसले का हल कैसे निकालती है और किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।